दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप जानते हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये जो पूरा युद्ध इन तीनों के बीच चल रहा है, उसने पूरी दुनिया का जो वैश्विक ऑर्डर है, वह काफ़ी उसको प्रभावित भी किया है। और साथ ही एनर्जी का संकट, तेल का संकट, गैस का संकट, इसको लेकर भी तमाम बातें लगातार सामने आ रही हैं। और चर्चा है कि अमेरिका इस युद्ध में जिस तरह से कूदा है, एक तरह से शुरुआत की है, उसे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं फँस गया है अमेरिका इस पूरे युद्ध के अंदर और ऐसे बचने के, निकलने के तरीके वह ढूँढ रहा है इस समय। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस समय बड़ा वायरल है कि उन्होंने कहा कि हमारा जो टारगेट था हमने उसे अचीव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। और रिज़्यूम चेंज करने की बात जब वह पहले कहते थे, क्या रिज़्यूम चेंज करने में सफल हुए हैं? ऐसा तो अभी लगता नहीं है। लेकिन वह कह रहे हैं हमने टारगेट अपना अचीव कर लिया है। और वहीं दूसरी तरफ जो बयान लगातार आ रहे हैं, ईरान से हो, चाहे इज़राइल से हो, चाहे अमेरिका से हो, वह बताते हैं कि ये पूरा जो मामला है कितना अभी उलझा हुआ है और इसके भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इम्पैक्ट दिखाई देने लगा है। हालाँकि सरकार का दावा ऐसा कुछ अभी कोई संकट हमारे लिए नहीं है, लेकिन तमाम बातें जानकार लोग बता रहे हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत वरिष्ठ नौकरशाह रहे डॉक्टर प्रभात राय जी हमारे बीच उपस्थित हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बड़े जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे इस पूरे वैश्विक स्थिति पर किस तरह इस युद्ध का असर पड़ रहा है और आने वाले समय में इसका अंजाम क्या होगा पूरे युद्ध का। डॉक्टर प्रभात राय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अपने शानदार चैनल पे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया प्रशांत जी। आपका आशीर्वाद। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, आप लगातार, क्योंकि आप भी नज़र रख रहे हैं इस पूरे युद्ध पर, युद्ध के हालातों पर, जिस तरह से रोज़ाना खबरें वहाँ से आ रही हैं निकल कर और ऐसा लगता है कि दोनों इस समय युद्ध एकदम से लगातार दोनों पूरी ताकत दोनों पक्षों पे झोंक रखे हैं। ऐसे में इसके अंजाम किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या युद्ध ये रुक सकता है या अभी वो लंबा खींचेगा? और इसके जो अंजाम है, परिणाम है, किस तरह से आप देख पा रहे हैं पूरे युद्ध की स्थिति को वर्तमान अगर बात करें? देखिए प्रशांत जी, ऐसा है कि अंजाम का तो मालूम नहीं, आगाज बहुत बढ़िया हुआ है। आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। आगाज ये है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बिना किसी प्रोवोकेशन के पर एक ऐसे मुल्क पर हमला कर दिया जो लड़ने का बड़ा जिसके पास तजुर्बा है। आपको याद होगा इराक से युद्ध, शत अल अरब की लड़ाई हमसे कहते थे और वो करीब करीब 9 वर्ष चली और इराक को इसकी हिमायत हासिल थी, अमेरिका की, यूरोप की, सारे सारे गल्फ कंट्रीज की बैकिंग थी क्योंकि अमेरिका के एलाइड थे। और उस वक्त ईरान के अंदर नया नया इंकलाब हुआ था और रजा शाह पहलवी का तख्ता उलटकर एक इस्लामिक हुकूमत कायम हुई थी। उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि अमेरिका बहुत बेइज्जत होकर गया था, रजा शाह पहलवी जो था वो अमेरिका का एक तरह का एजेंट था। अमेरिका की सरपरस्ती में वो बादशाह बना था। एक डेमोक्रेटिक सरकार का तख्ता उलट गया था। मोसद्दीक नाम का एक प्रधानमंत्री था वहां पर, बहुत ही क्रांतिकारी, बड़ा देशभक्त, बहुत राष्ट्रवादी, जिसने नेशनलाइजेशन कर दिया था अमेरिकन कंपनीज का और ब्रिटिश कंपनियों का जो तेल निकालती थी ईरान से। उसका तख्ता उलटवा दिया इन्होंने मिलिट्री को घूस देकर, जो इनका पुराना तरीका रहा है। पाकिस्तान में भी यही तरीका अपनाते रहे, आप जानते हैं अच्छी तरह पाकिस्तान को। तो इस तरह से तख्त नशीन किया गया मिलिट्री को, उसी तरह वहां भी मिलिट्री के हाथों रजा शाह पहलवी को तख्त नशीन किया गया, तख्त दिलवाया गया, डेमोक्रेसी का अंत किया। ये जो डेमोक्रेटिक कहने वाला दुनिया का लंबारदार देश है, जो कहता है मैं सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ, मैं सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी की हिफाजत करता हूँ, इसका क्या रियल कैरेक्टर है, ये सब आप ईरान के आईने में देखिए। इसके बाद ये इस्लामिक क्रांति होती है 1979 की और रुहुल्लाह खुमानी नाम का एक इस्लामिक लीडर वो वहां पर तख्त नशीन होता है। इसके बाद उसका बेटा आता है। तो ये 10 साल लड़े हैं जनाब, करीब 9-10 साल, 9 साल से ज्यादा, 10 साल से कम के पीरियड में इन्होंने इराक से लोहा लिया, जिसको सारे हथियार अमेरिका से प्रोवाइड किए जा रहे थे, यूरोप से कर रहा था उसको प्रोवाइड, और सऊदी वगैरह भी उसके पीछे थे। पेट्रो डॉलर की पूरी ताकत थी, डॉलर के पेट्रो डॉलर की। क्या नतीजा निकला? ये ईरान को शिकस्त नहीं दे सके, मुंह की खाकर वापस चला गया। बाद में इन्होंने सद्दाम हुसैन का क्या हाल किया, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने गुलाम बनने की कोशिश की थी ना अमेरिका का। ईरान का तख्ता उलटने के लिए सद्दाम हुसैन ने एक गुलाम की भूमिका निभाई अमेरिका के, और कुर्दों को कुचलने के लिए भी उसने गैस का इस्तेमाल किया, जहरीली गैस का। क्या हश किया अमेरिका ने उसका? अमेरिका किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ।
जरा सा उसके इंटरेस्ट, जरा से सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर थोड़ा सा आक्रमण किया था, कब्जा भी कर लिया था, उसके एवज में क्या किया उसका हाल। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये ट्रम्प साहब एकदम लगता है कि कोई ऐसे व्यक्ति है जिन्हें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, उनका इतिहास का कोई समझ नहीं है, वो ईरान को जानते ही नहीं, ईरान को जानते ही नहीं। अगर जानते तो ऐसी हिमाकत ना करते कि इस तरह का हमला कराते बर्बर और कहते मैं तो रिजीम बदल दूंगा। अरे रिजीम तो तुम 79 में नहीं बदल पाए, जब तक बेहद कमजोर था। सारी की सारी मिलिट्री डिसमेंटल कर दी गई थी पुरानी रजा शाह पहलवी की। मैं इतिहास इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपके जो प्रबुद्ध सुनने वाले हैं, जो आपका ऑडियंस है, समझ सके कि ईरान क्या है। ईरान हारकर भी नहीं हारता है, ईरान हारकर हारता नहीं है। तो इसलिए ईरान पर इन्होंने गलत हमला कर दिया। गलत इसलिए, अंजाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन आगाज इन्होंने बहुत बुरा किया है। जो शुरुआत की है वो बहुत ही आक्रामक, बहुत ही नशंस, और जिस तरह से पहले ही दिन जो है बच्चियों को मार दिया गया, एक स्कूल पर हमला किया गया, ये ह्यूमन राइट की बात करने वाले हैं। वो अमेरिकन मिसाइल से वो स्कूल ध्वस्त किया गया है, अमेरिकन मिसाइल से। नेतन्याहू ने किस तरह से गाजा के अंदर 50,000 बच्चों और महिलाओं का कत्ल किया, सारी दुनिया ने देखा है। तो ये बड़े नशंस लोग हैं जो मानव अधिकार की बातें करते हैं, इंसानियत की बातें करते हैं, लेकिन इनके असली चेहरे दुनिया के सामने बहुत पहले आ चुके हैं। माई लाई का आपको उदाहरण बताऊं, वियतनाम का पूरा इलाका इन्होंने ध्वस्त कर दिया था, बच्चों को, स्त्रियों को सब मार दिया था माई लाई में। माई लाई एक इलाका है वियतनाम का। तो इनका पूरा जो इतिहास है वो नशंसता से भरा हुआ है, जैसा साम्राज्यवादियों का रहता है। ये क्योंकि उत्तराधिकारी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका उत्तराधिकारी बना। इजराइल भी यूरोप की क्रिएशन है। इजराइल को यूरोप ने अपने यहाँ स्थान क्यों नहीं दिया? बड़े सुरक्षित रहते, कहाँ भेज दिया इन भेड़ी। अगर ये इनको खराब लोग कहते हैं मुसलमानों को, तो मुसलमानों के बीच काहे इनको इन्होंने बसा दिया, इनको लाकर इनको यूरोप में बसा देते। ये तो यूरोप में रह रहे थे, सदियों से यूरोप में रह रहे थे, बड़े बड़े जुल्म और सितम हो रहे थे इन पे। हिटलर ने 60 लाख यहूदी मार दिए थे, ज्यूज मार दिए थे, लेकिन इन्होंने बेलफोर डिक्लेरेशन में ही 1924, याद कीजिए, इजराइल की घोषणा की थी और कहा कि आप जमीनें खरीदिए फिलिस्तीन के अंदर। वो भी क्योंकि पुराने घर में लौट जाना चाहते थे, जो कि दो बार ध्वस्त किया गया, 2 बार। जिसको ये टेम्पल है जो इनका यहूदियों का है ना, वो 2 बार, जिस पर अलग सा मस्जिद बनी हुई है, ये 2 बार नष्ट किया गया। एक बार रोमन एम्पायर ने किया, ये सोलेमन ने बनाया था, डेविड सोलेमन ने, जो इनका राजा था ज्यूस का। तो ये आए हैं फिर अभी अलास्का मस्जिद को तोड़कर फिर टेम्पल बनाना चाहते हैं वहां। तो जिस तरह का व्यवहार नेतन्याहू ने किया है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और कोई कारण नहीं है। वही he is being prosecuted as a criminal, वो एक अपराधी के रूप में उसका ट्रायल होना है। उसके ऊपर गुनाहों का लंबी फहरिस्त है उसके गुनाहों की। तो वो निरंतर अपने को बचाने के लिए ये युद्ध जारी रखे हुए हैं। और ट्रम्प साहब क्योंकि बेहद ही समझिए नासमझ राजनेता है, राजनेता तो है ही नहीं, वो तो एक व्यापारी हैं। तो एक व्यापारी की जितनी अकल होती है तत्काल फायदे और मुनाफे की, कभी युद्ध तो कोई उन्होंने लड़ा नहीं है, पहली बार आ गए युद्ध के मैदान में। उन्होंने इसको वेनेजुएला समझ रखा है। ये वेनेजुएला में मादुरो को गिरफ्तार करके लाए, और जिस तरह से वेनेजुएला के वर्तमान मैडम राष्ट्रपति ने इनके सामने सरेंडर किया और इनकी नीतियों को मानने का अहद लिया, संकल्प लिया, वो ये सोच रहे थे यहाँ भी आएंगे, 2-3 दिन की लड़ाई 4 दिन की होगी, पहले 12 दिन की हुई थी, चाहे 12 दिन की हो जाएगी, 15 दिन की हो जाएगी। तो ये तख्ता उलट देंगे और वो जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो सब काबिज हो जाएंगे सत्ता पर। ठीक है कि बहुत सारे गुनाह इनके नाम भी लिखे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान के जो सल्तनत चला रहे हैं कि उन्होंने जुल्म सितम नहीं ढाए, लेकिन वो मेजॉरिटी उनके साथ है। अभी आपने देख लिया, जबकि आधा इजराइल छुपा हुआ बंकरों के अंदर, 90 लाख है आबादी इजराइल की, 60 लाख आबादी कहाँ छुपी हुई है? थोड़े से अरब जो है फिलिस्तीनी, उनको छोड़ा हुआ है मरने के लिए, बाकी सब बंकरों में। तो ये बंकर, और ये सड़कों पे घूम रहे, ये तो जुलूस निकाल रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं। ये तो जो है वो बच्चों के जनाजे में देखिए लाखों की भीड़ थी, जो 200 बच्चियां मारी गई एक स्कूल में,
आयतुल्लाह खुमैनी के जनाजे में देख लीजिए कितनी भीड़ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कहानी है बड़ी दर्द भरी है, दुख भरी है, बहुत नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ आवाम मारे जा रहे हैं। सल्तनतों का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, नए बादशाह आ जाते हैं, लेकिन आज के दौर में इन मिसाइलों से, इन जो है ड्रोन हमलों में कौन मारा जा रहा है? इधर भी ईरान के लोग मारे जा रहे हैं, आवाम लोग जिनका कोई लेना देना नहीं युद्ध से, उधर इजरायली मारे जा रहे हैं। इजरायली भी तो हमारे हैं और ये भी हमारे हैं। हम तो विश्व बंधुत्व की बात करने वाले, बुद्ध और गांधी के देश के, हम नहीं चाहते कि ये खून खराब हो। ये बैठकर बातचीत भी चल रही थी, इस बातचीत के बीच में सब हमला किया गया। ये परमाणु संयंत्रों को हटाने के लिए या के परमाणु बम ना बनाने के लिए, वो जानते हैं कि ईरान के पास 500 किलो करीब जो है वो है न्यूक्लियर का मसाला तैयार है, एनरिच मसाला। वो 12-15 बम बना सकता है इससे कम से कम। एक बम भी काफी होता है आजकल तो पूर्ण विनाश करने के लिए। और इजराइल तो परमाणु बम से लेस कंट्री है, भले वो एडमिट ना करे इस बात को, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है इजराइल के पास परमाणु बम है। ये भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा तो बना है और ये ना बनाए, ये नहीं बना सके, पर ऐसी मिसाइलें इन्होंने बना ली हैं, ऐसी मिसाइलें उन्होंने बना ली है जिनका जखीरा 6000 मिसाइलों तक बताया जा रहा है। और ड्रोन तो लाजवाब बना रहे हैं। वो तो ड्रोन तो रूस जो बड़ा टेक्नोलॉजी में माहिर देश माना जाता था, वो ड्रोन इनसे खरीद रहा है। सऊदी वाले जो कल तक अलाइड फोर्सेस थी, पूरे अरब कंट्रीज में कतर की तो हालत खराब हो गई है। कतर ने तो जो लिक्विड नेचुरल गैस है उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। हम भी, हमारे ऊपर बड़ी आफत आ गई है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कारखाने उससे ही चलते हैं, लिक्विड नेचुरल गैस से। तो आपका प्रश्न के उत्तर में मुझे इतना ही कहना था। जी जी। अच्छा, जो अब जैसे आपने वैश्विक हालातों का पूरा बताया कि किस तरह से वैश्विक हालात इस पूरे युद्ध के द्वारा हो रहे हैं, ऐसे में अमेरिका के अंदर भी ऐसा कहा जा रहा है कि एक बड़ी जो संख्या है वहाँ के जन समुदाय की, वह भी इस युद्ध के खिलाफ है। और जो वहाँ सर्वे हुए हैं, तमाम बातें लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वहाँ के सैनिकों की डेड बॉडी वहाँ पहुंची। तो अमेरिका में भी क्या ट्रंप के ऊपर प्रेशर है पूरे युद्ध को लेकर रोकने के लिए या इससे अलग हटने के लिए? क्या लगता है आपको, अगर ऐसा कुछ हुआ तो किस तरह से चीजें, हालात और किस तरह से बिगड़ेंगे? क्योंकि एकदम से युद्ध में बाद जो हालात होते हैं उन्हें संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो तबाही होती है युद्ध के अंदर, उसको सुधारना संभालना एक बड़ा काम होता है। क्या लगता है ट्रंप के लिए चुनौतियां कितनी और बढ़ जाएंगी इस पूरे हालातों को लेकर? देखिए, मिड टर्म पोल आने वाले हैं अमेरिका में, अब जानते हैं। और जैसे वियतनाम वॉर के वक्त हुआ था ना, याद है ना आपको, जब बॉडी बैग्स पहुंचते थे सैनिकों के, तो कितना बड़ा विरोधी तबका पूरा का पूरा, जो एंटी वॉर पीपुल जिन्हें आप कहते हैं, जागरूक है बहुत जनता अमेरिका की, हमारी तरह नहीं है वहां की जनता कि किसी भी झांसे में आ जाए, किसी भी झूठ में फंस जाए। दे आर वेरी लर्नेड पीपुल। हम लोग अमेरिका गए कितनी बार, हम जानते हैं अच्छी तरह कितने जागृत लोग हैं। एक मार दिया था उन्होंने हफ्ती, पूरा अमेरिका उठ खड़ा हुआ था, पुलिस वाले ने, याद है पिछली बार आपको? और जब ट्रम्प चढ़े थे वहां पर व्हाइट हाउस में हारने के बाद, तो कितना जनमत इनके विरुद्ध हो गया था। तो वो एक जागृत जनमत है, वो 300 साल पुरानी डेमोक्रेसी है और उसकी जड़ें बहुत गहरी है। वो इंडियन डेमोक्रेसी की तरह नहीं है जो एक तमाशा बन गई है आजकल धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। वो रियल डेमोक्रेसी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ट्रम्प साहब अपने ही मुल्क में मात खाएंगे बुरी तरह से, जो उन्होंने ये नशंस कार्रवाई की है इजराइल के बहकावे में आकर, उसके लिए पछताएंगे वो। क्योंकि देखिए, ईरान तो मरने के लिए तैयार फिर रहा है, लेकिन अमेरिका नहीं मरने के लिए, बड़े सुख सुविधाओं से संपन्न देश है वो। आप जानते हैं ना, एक दिन रोटी ना मिले तो हाहाकार मच जाता है, एक की मर जाए तो वहां पर तूफान खड़ा हो जाता है। वो इजराइल भी नहीं है जिनको मरने की आदत पड़ रही है, लड़ने की आदत पड़ रही है। वो तो कितने युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते हैं यहूदी तो। लेकिन यहूदी जो है वो, इजराइल जो है, अमेरिका के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। नेतन्याहू की जो स्थिति है इजराइल की, वो एकदम अमेरिका के एकदम पिट्ठू देश की रही है। हालांकि बढ़िया लोग भी वहां पर जन्म लिए हैं, जिन्होंने ओस्लो पैक्ट कराया, जिन्होंने समझौता किया कि भाई जो है जमीन दे दो, इनकी जमीन इन्हें दे दो, वो तो हमने हड़प रखी है, वरना जाने कितनी लाशें गिरेंगी इधर भी और उधर भी। मैंने पिछले भी आपकी बातचीत में बताया था कि यूएनओ ने एक रेजोल्यूशन पास किया 1948 में, जब आजादी मिली उसके बाद। ठीक, इजराइल को आजादी मिली थी ना, इजराइल अस्तित्व में आया था। आजादी तो हमें मिली थी 1947 में, इजराइल को नहीं। इजराइल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1948।
तो UN has given 45% land of that area that is called Palestine in those days, और 50%, 55% was given to Israel. समझे ना मेरी बात? 45% दी गई फलस्तीनियों को। उस समय पूरा फलस्तीन कहलाता था पूरा क्षेत्र। बाद में 2 देश बनाने की बात की गई, लेकिन पहले दिन से जो युद्ध बहुत सारे हुए, कई सारे युद्ध हुए। 1967 में हुआ, 1948 में हुआ था, कई युद्ध हुए अरब देशों के बीच में और इजराइल के बीच में। हर बार जमीन इसने छीन ली। जॉर्डन ने समझौता कर लिया, गोलान हाइट्स भी छीन लिया था इसने, जॉर्डन में है। मिस्र ने भी कर लिया समझौता। केवल अकेला ये है मुल्क ईरान जो फिलिस्तीनियों के हक के लिए लड़ रहा है। हम लोग भी खड़े थे कभी साथ, याद है आपकी? यासर अराफत सगी बहन कहता था इंदिरा गांधी को, कितना समर्थन पंडित नेहरू से लेकर और जो है इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने भी किया। जब तक कांग्रेस हुकूमत में रही, वी वर ऑलवेज विद द पैलेस्टीनियंस। ये नहीं कि हमारी दुश्मनी थी यहूदियों से या इजराइल से, आज भी नहीं है। पंडित नरसिम्हा राव ने ही पहली बार एज ए प्राइम मिनिस्टर इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था डिप्लोमेटिकली इन 1993, याद कीजिए। ऐसा नहीं कि इजराइल से हमारी कोई शत्रुता है, आज भी नहीं है, जब भी नहीं थी, लेकिन हमारी शत्रुता जुल्म और सितम के खिलाफ है। जो जुल्म ढा रहे इस समय इजरायली गाजा में ढाए पैलेस्टीनियंस पर, 18 तो मारे थे ना, मैंने पिछली बातचीत में भी कहा था, 18 तो मारे थे, इन्होंने कितने मार दिए उसके बदले में, क्या आश्र किया। और नौजवान तो चले गए टनल्स के सहारे बाहर, वो तो आता ही नहीं, वो बेचारे बेकसूर बच्चे मरे, बेकसूर महिलाएं मरी गाजा की पूरे युद्ध में। तो ये दुनिया इस समय बहुत संकट में है, क्योंकि उसने होर्मुज जो वो है स्ट्रेट, उसको बंद कर दिया है। उसको खोलने की बहुत कोशिश हो रही है, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक नाकाम है। दुनिया का 40% ऑयल वहां से गुजरता है, भारत का भी करीब करीब 30% ऑयल और चीन का 40% ऑयल इसी रास्ते से आता है। हम लोग तो पूरी तरह 90% हम लोग इंपोर्ट करते हैं ऑयल, आप जानते हैं, ऑयल गैस 90% इंपोर्ट करते हैं, हमारा प्रोडक्शन सिर्फ 10% का है। और हमारी सारी कारें, हमारी पूरी इंडस्ट्री, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, हमारे घरेलू गैस है ना, वो सब इस पर निर्भर है। तो अब हमारे लिए भी बड़ी संकट की घड़ी है, दुनिया के लिए तो है ही, क्योंकि हमने पूरी तरह ईरान से दुश्मनी ठान ली थी एक दौर में, आपको मालूम ही है। हमने सबसे पहले अमेरिका के दबाव में आ गए, जब मोदी सरकार ने कभी बंद नहीं किया गया इनसे तेल, कुछ भी झगड़े रहे चाहे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब हमें तेल लेना बंद किया। बहुत सस्ता तेल मिलता था, क्योंकि बहुत पास है, बहुत सस्ता पड़ता था हमको। रूस से जो आता है वो भी महंगा है। हमने बंद कर दिया, किस लिए? क्योंकि अमेरिका मना कर रहा है। अभी हमने अमेरिका से डील किया, आपने देखा, उस डील में हम बात नहीं कर रहे इसमें। अमेरिका का इतना दबाव है कि उसी के तहत हमने डील कर ली, एक ऐसी डील जो कभी दुनिया में कोई नहीं करेगा। 0% टैरिफ उसका उसके माल पर, और हमारे पर 18-15%। तो इस कदर हम दबाव में हैं अमेरिका के कि शर्मनाक स्थिति है, शर्मनाक मैं कहूंगा। किसी देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति प्रशांत जी नहीं हो सकती कि उसका प्रधानमंत्री 5 दिन बाद हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव जाए, और आयतुल्लाह खुमानी जो इतना दोस्त रहे हमारे, कश्मीर पर सदा हमारे साथ खड़ा रहा ईरान, उसके संवेदना व्यक्त करने के लिए हमें 5 दिन लग गए जाकर दस्तखत करने में, और एक बयान प्रधानमंत्री का नहीं आया। एक बयान जो बात बात पे ट्वीट करते हैं, हर छोटी छोटी वाली बातों पर टिप्पणियां करते हैं, ट्वीट करते हैं, वो उन्होंने उस पर आज तक कोई संवेदना प्रकट नहीं करी इतने बड़े लीडर की मौत पर। इससे ज्यादा क्या शर्मनाक होगा किसी मुल्क के लिए जो अपने दोस्त के लिए जिसका ये रवैया है, वो भी आज का दोस्त नहीं, सदियों पुराना। आप इंडियन और ईरान पर कभी हम बात करेंगे रिलेशंस में, तो आपको लगेगा कि सदियों पुराने रिश्ते हैं, सांस्कृतिक, धार्मिक, वो भी आ रहे हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था, हम भी आ रहे हैं, एक ही संस्कृति थी हमारी। ठीक है, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, हमारे बहुत सारे हिस्सों ने किया, अफगानिस्तान ने किया, इंडिया में भी इस्लाम बहुत फैला, पता है आपको। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संस्कृति है वो धर्म से कहीं ऊपर होती है, जीने का अंदाज, उनका जो जीने का अंदाज है वही हमारा है, जो उनके यकीन है वही हमारे है। भाषा से भी इंसान अलग नहीं होता, संस्कृति से अलग होता है। जैसे यूरोप की संस्कृति हमसे अलग है, अमेरिका की भी हमसे अलग, लेकिन एशिया की संस्कृति में तो आप जानते हैं चीन भी बौद्ध देश है ना, उसकी संस्कृति जापान की कितनी मिलती है हमसे, पूरब की।
ये पूरब है, वो पश्चिम में, दोनों का मेल न मिलता है। उगता है जो सूरज पूरब में, पश्चिम में जाकर ढलता है। तो पूरब है ये भी, ईरान भी पूरब है, चीन भी पूरब है, हम भी पूरब है, ईस्ट। हम उस देश के वासी हैं। पिछली बार मैंने जिस देश में गंगा बहती है। तो ये जो हमारी जो तहजीब है, जो हमारी सभ्यता है, ये बड़ी शानदार सभ्यता है। ईरान की भी सभ्यता बहुत शानदार है। हम लोग कभी आक्रामक नहीं रहे। तो हम भी चाहते हैं कि ये इस मसले का हल बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत द्वारा निकाला जाए, क्योंकि युद्ध किसी मसले का कोई हल नहीं है। अंत में टेबल पर ही आना पड़ता है। दोनों पक्ष नष्ट हो जाते हैं। हिटलर को भी बड़ा गुरूर हो गया था ना अपनी ताकत का, ट्रम्प साहब की तरह। क्या अंत हुआ? बड़े बड़े बादशाहों के यही पूरा इतिहास भरा पड़ा है। जिनको बहुत गुरूर था, उनके गुरूर के किस तरह चकनाचूर हुए, ये सब आप जानते हैं। जी, अगला सवाल बताएं। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है कि गुरूर जिन्हें होता है, कहीं ना कहीं वह एकदम से टूटता जब है तो बड़े उनके जो अरमान होते हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वह भी चकनाचूर हो जाती हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप पूरे दुनिया को जो एनर्जी का जो खेल है, उसको पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। पूरा तेल का, एनर्जी का अपने हाथ में वह जो है रखना चाहते हैं। वेनेजुला का उदाहरण सबके सामने है। वो किस तरह से इराक पे, कुवैत पे, पूरा गल्फ कंट्रीज पे वह अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। अच्छा, पूरा इस खेल को अगर पूरे युद्ध को समझे कि इजराइल के या बहकावे में आ गए ट्रंप, या इजराइल की बातों में आ गए, कि उन्होंने ईरान का जो मतलब उन्हें अनुमान लगाने में गलती कर बैठे। ईरान की ताकत की, ईरान की मिसाइल की ताकत या ड्रोन की ताकत जो उनके पास है, जो जज्बा ईरान ने मारक क्षमता दिखाई है अमेरिका इजराइल के युद्ध के जवाबी हमले में, क्या उसका अनुमान गलत हो गया है? क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि रावण को बड़ा अनुमान गलत हुआ था ना राम को लेकर। उसे ये नहीं पता था कितने सारे आदिवासी उसके साथ है, हनुमान उसके साथ है। वो तो सोच रहे थे ऐसे ही कोई है ये। अंत क्या हुआ? हर अहंकारी का यही अंत होता है। वो ओवर एस्टिमेट अपने को करता है और एनिमी को अंडर एस्टिमेट करता है। ये पूरी दुनिया की कहानी है। हिटलर ऑल्सो अंडर एस्टिमेटेड यूरोप। चलिए, यूरोप को तो काफी उसने नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रूस उसका ये हाल करेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उसने सोचा ऐसे नया देश है, मैं बड़ा जीत रहा हूँ हर युद्ध। अंत क्या हुआ? तो ये ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन का खेल चलता रहता है। ट्रम्प साहब, मैंने बताया ना, इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज नॉट ए डिप्लोमेट, ही इज ए मर्चेंट, ही इज ए बिजनेसमैन, ही इज ए इंडस्ट्रियलिस्ट। और वो गुरूर में चूर रहते हैं। तेल को वो क्या कंट्रोल करेंगे? वो अमेरिका को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो यहाँ के सत्ता बदलेंगे, वो अपने न्यूयॉर्क के मेयर को नहीं हरा सके। ममतानी साहब को उनकी छाती में बैठा है न्यूयॉर्क में चढ़ के। जहां पर सत्ता चलती है, क्यों साहब, अमेरिका की सत्ता दो जगह चलती है, न्यूयॉर्क से और वाशिंगटन से। वहां कौन बैठा हुआ है न्यूयॉर्क का मेयर बना हुआ? उसको हटा दे, दम है तो। अरे इनको क्या हटाएंगे ये? वो इसको क्या हटाएंगे? या ईरानियंस को? अरे तुम कौन हो हटाने वाले? अपने देश को देखो ना। दूसरे का ठेका ले रखा है सारी दुनिया का तुमने, कि सारी दुनिया की सत्ताएं तुम बदलोगे। ये पूरा अमेरिका का इतिहास भी ऐसा है, ये भी उसी के एक नमूने हैं। कनाडा ने भी सोचा था मैं वियतनाम की सत्ता हटा के सौंप दूंगा पूंजीपतियों को। इन्होंने भी सोचा था कि अफगानिस्तान में तालिबान का हम संपूर्ण खात्मा कर देंगे। इन्होंने पैदा किए थे हालांकि तालिबान, इन्हीं के पेट्रो डॉलर से पैदा हुए इस्लामिक जिहादी पाकिस्तान में नहीं हुआ पैदा, जो कि इस्लाम का नाम लेकर जिहाद करते हैं। हालांकि इस्लाम में जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होता। अपने दुर्गुणों के विरुद्ध लड़ने का नाम जिहाद है। जिहाद कोई बाहर फतेह करने का नाम नहीं है इस्लाम में। हमने पूरी कुरान पढ़ी है, पूरा इस्लाम का अध्ययन किया जब मैं कश्मीर में था। खासतौर से मैंने वहीं पर ज्यादा अध्ययन किया, क्योंकि वहां भी वो जिहादी अपने को इस्लामिक जिहादी कहते थे। कोई जिहादी इस्लामिक नहीं होता, हो ही नहीं सकता। धर्म का क्या लेना देना जिहाद से, किसी भी धर्म का? यहाँ भी तो कहते थे हमारा धर्म युद्ध है। अरे धर्म कभी युद्ध की इजाजत देता है क्या? वो तो अपने से युद्ध करने को कहता है, अपनी बुराइयों से, अपनी विकृतियों से। काम क्रोध मत लो, मुंह से लड़ो, लालच से लड़ो। ये तो लालच में डूबा हुआ इंसान है, सारी दुनिया का तेल हड़पने के चक्कर में। अरे कोई हड़प सका? हिटलर नहीं हड़प सका। तुम्हारी तो औकात क्या है? वो तो साम्राज्यवाद का दौर था। तब क्या अंत हुआ मुसोलिनी का, हिटलर का? देखा नहीं आपने? वही अंत इनका होना है। ठीक है कि इस वक्त हो सकता है ईरान को शिकस्त दे दे, इस वक्त हो सकता है, लेकिन वो शिकस्त तत्कालीन होगी। फॉर द टाइम बीइंग ईरान में भी डिफीटेड।
लेकिन वो लड़ता रहेगा और इनको हराकर ही मानेगा। हम जानते हैं ईरान को, अच्छी तरह जानते हैं हम ईरान को। मैंने अभी उदाहरण दिया 9 वर्ष की लड़ाई का, इराक लड़ रहा था ना, कौन बैक कर रहा था? और वो तो लड़ाके भी थे इराक की। तो ये तो ऐसे लड़ाके भी नहीं है, जमीन पे फौज उतारे ना, मालूम चलेगा अभी क्या हश्र होता है इनका ईरान में। तो मेरा ख्याल ये है कि ये ट्रम्प साहब का बड़ा एक तरह का लालच ही है, जो आपने अभी कहा ना, ये सारी दुनिया के तेल पर, तेल के बादशाह बनना चाहते हैं, क्योंकि तेल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो है इलेक्ट्रिफिकेशन तो वहां नहीं है, हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी भी गैस से बनाई जा रही है। आप जानते हैं टरबाइन कैसे चल रहे हैं हमारे यहाँ। हमारे आइडल जो है वाटर से बहुत कम बन रही है, ज्यादातर कोयले से बन रही है, तो हमारे यहाँ या गैस से बन रही है बिजली। तो हमारी तो, हम तो बहुत मुसीबत के द्वार पे खड़े हैं। अभी आपने देखा ना किस तरह का संकट आ गया, सारे होटल जो है बंद होने के कगार पर है। हमको जो है जो इंडस्ट्रियल गैस है ना, कॉमर्शियल गैस का पूरा प्रतिबंधित कर दिया गया है। देखा नहीं आपने? ये जो क्या हमारी क्या हालत अभी से होगी? अभी तो 11 दिन लड़ाई हुई है, हो सकता है 1 साल चल जाए, 1 साल भी चल सकती है, 1 महीना भी चल सकती है। अब कुछ पता है कितनी चलेगी? क्या इतना आसान है ईरान को हराना? वैसे ट्रम्प साहब अब कहने लगे बातचीत बातचीत आ गई है, तेल निकल गया इनका अपना तेल निकल गया है, माफ करना, अमेरिका का, इजराइल का अपना तेल निकल गया। क्योंकि अब मैंने कहा ना, अमेरिकन को बॉडी बैग्स देखने की आदत नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इनकी कोई कुर्बानी नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये लास्ट में आए, जबकि जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया है, 1941 में आए। इन्होंने कितने कितने युद्धों में लाशें देखी हैं? बहुत कम। 10 लाख लोग मरे थे ईरान के शतल अरब वॉर में, 10 लाख नौजवान, तब नहीं ईरान ने घुटने टेके। अभी तो कुछ हजार ही मरे। तो इसलिए ईरान आसानी से घुटने नहीं टेकेगा, ये आप समझ लें। अगर टेकेगा तो बहुत लंबी लड़ाई के बाद, और वो अंत में घुटने पूरी तरह नहीं टेकेगा, समझ लीजिए। भले कितना कमजोर देश है इनके मुकाबले, चाहे वो विश्व शक्ति से लड़ रहा है। विश्व शक्ति से तो वियतनाम भी लड़ा था, तब भी रूस और चीन की हेल्प थी, अब भी रूस और चीन की हेल्प है इसको। कौन आया था लड़ने के लिए? रूसी फौजें आई थी वियतनाम में, वियतनामी खुद ही लड़ रहे थे। चीनी फौजें भी नहीं गई। कोरिया वॉर में तो गए थे, जहां से तुम दबा के भागे थे अमेरिकन 1951 में, याद कीजिए। वहां तो चीन ने अपनी फौज उतारी थी, लेकिन वियतनाम ने कोई भी इस तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया था। कॉमरेड हो ची मिन को याद कीजिए, कितना महान शख्स था वो। यूनाइट किया उसने वियतनाम को, एकीकरण हुआ वियतनाम का, भाग खड़े हुए ये लोग। आज वो कितना संपन्न देश है। आप जाके देखिए वियतनाम को, कभी आपको अवसर मिलेगा। कितना लंबा लड़ा है वो। हर गांव पे बम पड़े, नापाम बम पड़े, कारपेट बॉम्बिंग होती थी, तब वियतनाम नहीं हारा। तो इंसान लड़ता है, मशीनें नहीं लड़ती हैं। असली इंसान की हौसला लड़ता है, मशीनें तो केवल साधन है। असली लड़ाई तो इंसानों और इंसानों के बीच होती है ना। क्यों? कोई भी युद्ध जीता जाता है हौसले से, और हौसला अपरंपार है ईरानियों का। अभी सिद्ध हो रहा है, अभी सिद्ध हो रहा है। ये 4 दिन में सब निपटा रहे थे ना, तक अब कुर्दों से कर रहे हैं गुजारिश। देखिए तो सही, इंतहा देखिए इनकी। अब कुर्दों की शरण में जा रहे हैं, और कुर्दों से हर बार धोखा किया है। कभी कुर्दों पर हम बात करेंगे, मैंने एक वीडियो बनाया था कुर्दिस्तान पर, कुर्दों पर किस तरह जुल्म सितम हुए, किस तरह हर बार अमेरिका ने कुर्दों को धोखा दिया है, हर बार दिया है धोखा। इन पर कौन यकीन करेगा? ये बड़े धोखेबाज, हमको धोखा नहीं दिया इन्होंने। अभी सबसे बड़े दोस्त है हम। आज सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका है ट्रम्प साहब का, है या नहीं? मुनीर को कैसे गले लगाया है इन्होंने, कैसे कहा शाहबाज दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया भाई ऐसे नोबेल प्राइज दे दो। हमारा वाला मौन साध गया। अरे कह देता दे दो यार, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ रहा नोबेल प्राइज से? कौन सा ये महान व्यक्ति बन जाएगा? ये कर रहा था, ये तो शांति स्थापना की बात कर रहा था, इसने तो खुद ही युद्ध छेड़ दिया। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया काम करा। क्या कहने, मैंने ये रोक दिया, मैंने वो रोक दिया, मैंने ये युद्ध रोक दिया। खुद ही गा रहा था गाना, कोई और नहीं गा रहा था। अब ये युद्ध किसने शुरू किया? इसकी हिम्मत ही नेतन्याहू होगी तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना, ट्रम्प साहब के बिना नेतन्याहू की हिम्मत थी, सीधा हमला कर देता ईरान पर। पहले भी इसने इनकी रजामंदी से किया था, जो 12 दिन का जून में लड़ाई हुई थी। इसी जून में तो ये 20-25 वाले जून में नहीं हुई 12 दिन की लड़ाई। आपकी मालूम नहीं, 12 दिन तो अब हो ही गए आज। क्यों साहब? तो इसलिए जो है कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और जो स्थिति है वास्तव में बड़ा गंभीर है पूरे वैश्विक पटल की अगर बात करें, और लगातार जिस तरह से हालात सामने आ रहे हैं,
उससे संकेत जरूर मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके जो परिणाम है वह काफी दुनिया के लिए वैश्विक स्थिति में काफी दूरगामी उसके घातक परिणाम साबित हो सकते हैं, क्योंकि सबकी अर्थव्यवस्था बहुत सारी देशों की पूरी जो तेल की अर्थव्यवस्था पर बहुत निर्भर करती है, और भारत भी उससे छूता नहीं है, और तमाम देश कहीं ना कहीं उसके चक्कर में आएंगे और जिनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम देता हूँ, और अपने इस पूरे विषय की गंभीरता को बताया, उसे परिभाषित किया। मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी, और मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समान इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। एक आग्रह और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि आप प्रतिक्रिया से पता चलता है कि हमारी चर्चा आप कैसी लग रही है। आप सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव भी दीजिए, क्योंकि सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। एक आग्रह हो रहा है, आप देख लो ज्वाइन का बटन नीचे, ज्वाइन पे क्लिक करें, हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है। उन्हें आग्रह कि हमारे चैनल का लिंक जरूर उसके सब्सक्राइब करें, और आप हमारे लिंक को अपने सभी अपनों को जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।